आज हमारा अध्याय 2 का भाग दूसरा है और चैप्टर का नाम था हमारा नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास। आज के टॉपिक में हम करेंगे लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। चलो देख लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा लघु बीजाणु हैं वो सामान्यतः अधिकांश पौधों में नर ही होता है। जो नर युग्मक होते हैं वही कहलाते हैं लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु धानी में, अब लघु बीजाणु धानी कौन सी है? लघु बीजाणु धानी वो संरचना है जिसमें लघु बीजाणु विकसित होते हैं और परिपक्व होते हैं। लघु बीजाणु धानी में द्विगुणित एक लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो परिभाषा को समझो। शुरू में मैंने देखो नीचे चित्र बना के आपको दिखा रखा है कि शुरू में क्या हुआ कि जो लघु बीजाणु धानी है ना, उसमें लघु बीजाणु मातृकोशिका से जो क्या है 2n है। आपको बताया गया है कि अगुणित का मतलब होता है n और द्विगुणित का मतलब होता है 2n। तो यहाँ पे लघु बीजाणु मातृकोशिका जो कि 2n है, उसके अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण आप जानते हो अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। तो यहाँ लघु बीजाणु मातृकोशिका है जो कि द्विगुणित है, उससे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं और वो होते हैं n यानी कि अगुणित। तो यह प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो और जिनसे 4 लघु बीजाणु अगुणित बन जाए, तो यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाकर आपको बता दिया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि शुरू में जब हमने देखा था कि जो प्रपस्व कोशिकाएं थी, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं थी, वो 2 कोशिका में विभक्त हुई यानी रूपांतरित हुई। और उनका क्या क्या नाम था? एक तो थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, एक थी प्राथमिक भित्तिजन कोशिका। तो भित्ति तो क्या करेगी? प्राथमिक जो है अपना परागकोश है उसकी भित्तियों का निर्माण करेंगी। वो भित्तियों का जो स्तर है वो हमने पढ़ लिए। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका वृद्धि करके क्या बनाएगी? लघु बीजाणु मातृकोशिका। अब ये है जो 2n है और ये भी है, ये 2n है और लघु बीजाणु है, यहां पर हो गया इसका अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण लघु बीजाणु बना और ये लघु बीजाणु ही विकसित होकर फिर आगे क्या बना रहा है? पराग कण बना रहा है। और पराग कण फिर आगे अंकुरित जब हो जाता है तब ये नर युग्मकोद्भिद कहलाता है और उसी की संरचना और विकास हम आगे पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड में मैंने बताया आपको कि बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। बनने वाले जो 4 लघु बीजाणु है ना, जो मैंने नीचे नीले रंग में डॉट लघु बीजाणु लघु बीजाणु लघु बीजाणु ऐसे लिखा हुआ था, वो चारों अलग अलग दिखाए हैं मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन वो चारों एक साथ जुड़े रहते हैं। तो बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। यह संरचना चतुष्क कहलाती है या टेट्राड कहलाती है। टेट्राड का मतलब जिसमें 4 हो। चतुष्क में 4 लघु बीजाणु जुड़कर निम्न प्रकार से संरचना बनाते हैं। अब वो 4, अब आपको पता है कि जब लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहां पे 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी और 4 अगुणित कोशिकाएं एक साथ समूह में रहती है और उस समूह को कहते हैं चतुष्क कहते हैं। और वो चतुष्क में इस तरह से कोशिकाएं सेट होती हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की संरचना बनती है। तो वो संरचना कौन कौन से प्रकार की है? चतुष्क फलकीय ये हो गया जिसमें 4 फलक हों, समद्विपार्श्विक, क्रॉसित, टी आकार और रैखिक। अब आइए इनको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चतुष्फलकीय क्या है। तो जो चतुष्फलकीय है इसमें आपको 3 तो सामने दिख रहे हैं, 1 2 और 3। एक इनके पीछे है, यानी बिल्कुल ये 3D स्ट्रक्चर बन गई, बिल्कुल एक साथ जुड़े होते हैं। तो 3 तो आपको दिख रहे हैं और चौथा है वो इन तीनों के पीछे है। तो कहीं से भी हम देख लें हमें एक साथ ये 3 ही दिखेंगे। और ऐसे जो लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं वो लगभग द्विबीजपत्री पादपों में आपको इस प्रकार के लघु बीजाणु जुड़े हुए मिल जाएंगे चतुष्फलकीय संरचना के रूप में। और अब है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक है
वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंगल एक ही तल में है, ये कट लगाया हुआ है और चारों लघु बीजाणु हमें एक साथ दिख रहे हैं एक तल में। तो बड़ी सरल सी संरचना है। और ये जो पाया जाता है इस प्रकार का चतुष्क, ये लगभग आपको एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिले जाएगा। और आगे हैं क्रोसित। तो जो क्रोसित है इसमें आप देखिए, उदाहरण मैंने आपको क्रोसित का दे रखा है, यहाँ पे मैग्नोलिया दे रखा है। अब यदि मैग्नोलिया प्लांट आपने नहीं देखा तो ये देखिए, मैग्नोलिया प्लांट इस तरह का होता है। अब इसमें आप देखिए कि दो तो आपको दिख रहे हैं ऊपर, एक दिख रहा है नीचे। और अब ये जो एक नीचे दिख रहा है ना, ये इसके पीछे एक और है। और आगे जो है वो है टी आकार का। टी आकार में क्या है, दो तो होंगे ऊपर और दो होंगे नीचे। तो यहां आपको टी बनी हुई दिख रही है, ये देखिए ये टी बनी हुई है, तो इसलिए इसको टी आकार का बोला गया है। और ये उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया आपने नहीं देखा तो देखो इस प्रकार का प्लांट होता है एरिस्टोलोकिया। अब आगे है पांचवा रेया रेखिक। तो रेखिक तो बड़ा ही सरल है। रेखिक में चारों एक ही तल में एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और ये जो है इसका उदाहरण है हेलोफिला। हेलोफिला इस तरह का पादप होता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण। हम जान लें क्या है। चतुष्क बनने के बाद लघु बीजाणुओं के मध्य केलोज कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, से बनी भित्ति होती है, जो कि केलेज एंजाइम द्वारा विघटित हो जाती है, गल जाती है, जिससे चारों बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में ये परागकण कहलाते हैं। तो पहले तो 4 लघु बीजाणु थे और चारों लघु बीजाणुओं ने मिलकर चतुष्क बनाया। अब जब उनको उड़कर जाना है, आपको पता है कि एक फूल से परागकण उड़कर दूसरे फूल पर जाते हैं और यह क्रिया परागण कहलाती है। परंतु वो बाद में की बात है, फिर से मैं आपको बता दूंगा जब परागण पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। तो आप यहां समझिए कि चतुष्क बनने के बाद लघु बीजाणुओं के मध्य भित्ति होती है, वो किसकी होती है, केलोज की। जैसे सेलुलोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ग्लेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, वैसे ही एक कार्बोहाइड्रेट है केलोज, और वो है पॉलीसेकेराइड। मैंने आपको पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड बता रखे हैं थोड़े थोड़े। और उससे बनी जो भित्ति होती है उसको गलाने के लिए एक विशेष एंजाइम होता है, केलेज एंजाइम होता है बेटा। और वो केलेज एंजाइम के कारण वो भित्ति गल जाती है, जिससे वो चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और इस अवस्था में ये कहलाते हैं परागकण कहलाते हैं। अब एक और छोटी सी परिभाषा है नीचे, परागपिंड। परागपिंड क्या होता है? कुछ पादपों में बहुत सारे परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे परागपिंड कहते हैं। यानी इसमें एक चतुष्क, जो 2 चतुष्क, तो इस तरह से क्या है, 4 से अधिक क्या है कि उसमें परागकण होते हैं, तो एक परागकणों का गुच्छा बन जाता है और उसे कहते हैं परागपिंड। उदाहरण है आक। आक में परागपिंड देखने को मिल जाता है। अब विशेष बिंदु देख लीजिए। और देखो बेटा, यहां तक मैंने आपको ये जो स्लाइड दिखाई है ना, ये इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं कि आप है ना वीडियो पॉज करके और एज इट इज इसको उतार सकते हो। आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये थोड़ा सा लिखा है मैंने, परंतु आप इस तरह से नोट्स बना लेना, तब मैं आपको वहां बता दूंगा। अब तक जितनी भी मैंने आपको स्लाइड दिखाई हैं, ये आप एज इट इज जैसे दिखाई जा रही हैं वैसे के वैसे कॉपी में उतार सकते हो। काफ़ी स्लाइड बनाई हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर आप विशेष बिंदु समझना साथ में वीडियो को, और साथ साथ में आप नोट्स बना लेना। तो एक बढ़िया ही प्रॉपर नोट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको वैसे ही वैसे बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले से नोट्स जो हैं इतने डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से बना दिया आपके इस वाले वीडियो में कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाएगा, भाषा भी सरल है इसकी। और जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, वैसे वैसे आप नोट्स तैयार कर लीजिए। आगे यदि कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखना है तो मैं आगे वाली स्लाइड में भी जो आपको बताऊंगा बता दूंगा। तो कौन कौन से वो बिंदु हैं विशेष बिंदु? एक तो भाई ये है कि ड्रोसेरा और टाइफा में अनेक चतुष्क मिलकर संयुक्त परागकण का निर्माण
करते हैं। तो ये कहीं आपको प्रश्न आ जाए कि ये संयुक्त परागकण क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान में रहे आपको बात थोड़ी सी। और दूसरा है चतुस्क में 4 से ज़्यादा परागकण होने पर यह स्थिति बहुबीजाणुता कहलाती है। बहुबीजाणुता कहलाती है। तो ये 2 विशेष बिंदु थे, आपको छांट कर बता दिए गए। अब आगे की स्लाइड में हम देख रहे हैं परागकोश प्रस्फुटन की। देखो भाई, लघु बीजाणु मातृकोशिका थी, उससे लघु बीजाणु बन गया, फिर चतुस्क बने, चतुस्क अलग होकर परागकण बने। अब परागकण अलग हो गए, अब उनको बाहर जाना है परागण के लिए, अन्य फूलों पर जाकर चिपकना है कीटों के द्वारा या तितलियों के द्वारा। परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा परागकोश है, जो शुरू में मैंने आपको वो काट कर बताया था ना, परागकोश ऊपर जैसे पुमंग में बताया कि भाई नीचे तो ये तंतु होता है, फिर योजी होता है, योजी पर वो परागकोश लगा होता है। वो परागकोश तब फूट जाता है या फट जाता है जब परागकण सारे पक जाते हैं। और पकने के बाद जब परागकोश फूटता है, फट जाता है, तो वो शुष्क होकर परागकण उड़ने लगते हैं या कीटों के साथ चिपक कर अन्य फूलों पर जाने लगते हैं। तो इस परागकोश के फूटने को, फटने को क्या कहते हैं? परागकोश स्फुटन कहते हैं। देख लीजिए, परागकोश स्फुटन, जब परागकोश पक जाता है तो वह सूख कर फट जाता है। यह फटने की क्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। यह स्फुटन है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रस्फुटन कैसे बेटा? ऐसे मान लो जैसे ये परागकोश है अपना, ऐसे था ना, और इसमें ऐसे प्रस्फुटन हो, ऐसे, तो ये क्या होगी? अनुप्रस्थ। ये टूट जाए। किस प्रकार टूट सकता है कि मान लो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, ऐसे ये हो गया यहां से, और फिर ये यहां से हो गया। तो भाई ये इतना लगा हुआ है और ये पीछे ये टूट जाएगा और यहां से जो परागकण है वो निकल कर इधर उधर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का ये जो प्रस्फुटन है वो कहलाता है अनुप्रस्थ। और इस प्रकार का जो प्रस्फुटन है आपको तुलसी में देखने मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं तुलसी में। और अगला जो है वो है लंबवत। और आप जानेंगे मेरे नाम लेते ही कि लंबवत किस प्रकार का होगा। लंबवत आपको मिलेगा, उदाहरण है इसमें कपास और धतूरा। और कपास और धतूरा एक ही कुल के वो पादप हैं, इसलिए इसमें जो स्फुटन है वो भी एक ही शैली या प्रकार का होता है। और इसमें जो स्फुटन है कि मान लो कि ये परागकोश है हमारा, तो इसमें जो स्फुटन है वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार का मतलब ये हो गया कि ये जो परागकोश फूटेगा तो ये ऐसे फूटेगा, यहाँ से और यहाँ से बीच में देखो ये दरार आ गई, और यहाँ से जो है वो परागकण निकल कर बाहर चले जाएंगे, अन्य फूलों पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो स्फुटन है वो लंबवत स्फुटन है, इसे लंबवत परागकोश स्फुटन कहते हैं। और आगे है अपना छिद्रमय। छिद्रमय आपको मिलेगा मकोए में। मकोए आपका नहीं देखा हुआ तो देखो ऐसे दिखता है मकोए, देख लीजिए आराम से। मकोए में अब आइए कैसे, मैं बताता हूं कि कैसे ये टूटता है। इसमें ये होता है कि ये जैसे परागकोश है और इसमें यहां पर छिद्र उत्पन्न होगा और छिद्र में से परागकण निकलेंगे और अन्य पादपों के उसी जाति के अन्य पादपों के पुष्प पर जाएंगे और परागण की क्रिया होगी। अब एक है कपाट। ये कपाट का मतलब फूट जाना या कपाट के रूप में टूटना। तो कपाट में क्या है कि परागकोश में एक या दो या उससे ज्यादा कपाट बन जाते हैं, और इसका उदाहरण है बारबेरी। अब बारबेरी भी आपका प्लांट शायद नहीं देखा होगा, तो देखो ऐसे दिखता है, देख लीजिए आप। बारबेरी में जो स्फुटन है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार कपाट बन जाते हैं, इसमें कपाट बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्फुटन है वो बारबेरी में पाया जाता है। और आगे जो हम करेंगे वो करेंगे अब नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण की संरचना और विकास। हालांकि नर युग्मकोद्भिद और परागकण में थोड़ा सा अंतर है, परंतु आप नर युग्मकोद्भिद न समझो तो वो परागकण ही है। हमने लघु बीजाणु बनना देख लिया,
फिर परागकोश लघु बीजाणु के बाद में लघु बीजाणु से जो चतुष्क बने उनके प्रकार देख लिए। फिर देख लिया भाई कि परागकोश जो फटता है टूटता है उसके स्फुटन की कौन कौन सी विधियां हैं वो हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण हैं, या दोनों की मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। परागकण थोड़ा सा अलग है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो बनता कैसे है। अब देखिए आगे, पहले हम देखते हैं परागकण की संरचना। तो परागकण एक कोशिकीय एक केंद्रकयुक्त अगुणित गोलाकार संरचना है। एक कोशिकी तो पता ही आपको लघु बीजाणु से बना, तो एक कोशिकी होगा। एक कोशिका तो केंद्रक भी एक होगा। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक से अधिक वैसे पाए जाते हैं। और अगुणित होगा क्योंकि ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बना और आकार में गोलाकार होता है। इसमें दो परतें होती हैं। एक तो होता है बाह्य चोल, जो बाहरी भित्ति होती है वो मोटी होती है और खुरदरी होती है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। और यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, ये बाहरी चोल है, ये आंतरिक चोल है और ये अंदर की कोशिका का केंद्रक है। बाह्य चोल पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। बाह्य चोल पर छिद्र पाए जाएंगे जिन्हें जनन छिद्र कहेंगे। मान लो एक या यहाँ छिद्र पाए जाएंगे और इनसे बाद में पराग नली निकलेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अंतः चोल अंदर की भित्ति होती है, वो पतली होती है, वो कोमल होती है और वो झिल्लीनुमा होती है, छिद्रहीन होती है और ये बनी होती है पैक्टिन और सेल्यूलोज की। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, वो नॉन शुगर हैं और दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं। आगे हम देख लेते हैं विशेष बिंदु इसमें। एक तो मैंने आपको बताया स्पोरोपोलेनिन, तो स्पोरोपोलेनिन है उसका जैविक अपघटन नहीं होता, यानी उसके लिए कोई ऐसा एंजाइम उपलब्ध नहीं है जिससे स्पोरोपोलेनिन का विघटन हो जाए। और मैंने आपको बताया कि परागकण के बाह्य चोल के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण है, वो जलरोधी है और अन्य प्रकार के किसी एंजाइम का भी रोधी है, यानी उसको कोई भी विघटित नहीं कर सकता। दूसरा है परागकणों पर एक तेलीय पदार्थ होता है जिसकी परत जो है वो पोलन किट कहलाती है। परागकणों पर एक तेल की या वसा की परत पाई जाती है, उस वसा की परत को बोलते हैं पोलन किट। अब ये पोलन किट क्या है? ये परागकणों को रंग देती है, ये परागकणों को सुगंध देती है, ये और परागकणों की रक्षा करती है, ये कहलाती है पोलन किट। एक इसमें इंटरेस्टिंग सा बिंदु और था कि परागकणों की प्रोटीन मानव में एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके परागकण मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। वो त्वचा पर कुछ एलर्जी या आंखों में जलन या हमारे श्वसन मार्ग से अंदर जाकर एलर्जी, जिसे खांसना या छींकना जैसी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार की एलर्जी परागकणों की प्रोटीन से होती हैं, क्योंकि वैसे प्रोटीन्स हैं वो प्रमुख एलर्जन में गिने जाते हैं। एलर्जन क्या होते हैं? वो पदार्थ जो हमारे अंदर अति संवेदनशीलता उत्पन्न कर एलर्जी का प्रभाव देते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। आगे देखिए नर युग्मकोद्भिद। अब जैसे वहां तो मैंने नर युग्मकोद्भिद के ब्रैकेट में लिख रखा था, पर मैंने आपको बताया था कि परागकण बेटा अलग है थोड़ा सा और नर युग्मकोद्भिद अलग है। परागकण की हमने संरचना देख ली। अब नर युग्मकोद्भिद क्या है? बड़ा ही सरल है, एक बार में याद हो जाएगा आपको। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब ये अंकुरित कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। अंकुरित परागकण एकल कोशिकीय संरचना नहीं है, बल्कि इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन पर संयुक्त रूप से आवरण पाया जाता है। यही संयुक्त संरचना परागकण कहला रही हैं। यानी परागकण अंकुरित हो गया, वो है तो परागकण ही, परंतु अब इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नर युग्मकों को बनाने वाला बन गया। अब ये ऐसी संरचना बन गई जिससे नर युग्मक उत्पन्न होंगे। कैसे? देखिए चित्र में थोड़ा देख लेते हैं। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये अंकुरित परागकण ही है। कैसे? परागकण के विकसित होने से ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। जैसे देखो नर युग्मकोद्भिद परागकण एक ही बात है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो है एक कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक तो छोटी और एक बड़ी। तो जो ऊपर जो मैंने बता रखी है, ये बड़ी जो कोशिका है वो कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी जनन कोशिका कहलाती है। अब देख लीजिए, इसकी कोशिका में समसूत्री विभाजन
इसकी कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन होने से इसमें दो अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। पहला तो होता है कायिक केंद्रक जो एक बड़ी और कायिक कोशिका बनाती है, और दूसरा होता है जनन केंद्रक जो एक छोटी और जनन कोशिका बनाती है। अब यहां पर आप जो नोट्स हैं वो थोड़े से बढ़ाकर लिख लेना। जैसे कायिक केंद्रक में लिख लेना कि यह एक बड़ा केंद्रक है और इसके चारों ओर जीवद्रव्य इकट्ठा होकर एक बड़ी कायिक कोशिका बनाती है। और दूसरी है जनन केंद्रक, इससे जनन एक छोटी जनन कोशिका बनती है और इसका जीवद्रव्य सघन होता है और ये आकार में कायिक कोशिका है उससे छोटी होती है। अब आगे हम देख लेते हैं दोनों को अलग अलग। कायिक कोशिका क्या है, जनन कोशिका क्या है। भैया आपको बताया कि कायिक केंद्रक से कायिक कोशिका बनेगी और जनन केंद्रक से जनन कोशिका बनेगी। तो कायिक कोशिका बड़ी गोलाकार केंद्रक युक्त बाद में जो अनियमित आकार का हो जाता है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। तो यहां पर वैसे कायिक कोशिका की परिभाषा आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कैसे लिख लेना, चाहे वहां डिटेल में लिखकर हल्की सी और यहां पर दोबारा एज इट इज जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके सामने ऐसे कैसे लिख देना, तब भी बिल्कुल पर्याप्त होंगे। ये होती है बड़ी गोलाकार केंद्रक युक्त और बाद में वो जो गोलाकार केंद्रक है वो अनियमित आकार का हो जाता है। कायिक कोशिका आकार में वृद्धि करती हैं। अब ये बात पूरी लिख लेना, कायिक कोशिका आकार में वृद्धि करती हैं। फिर अगला बिंदु है आरएनए एवं प्रोटीन में वृद्धि करती हैं और कायिक केंद्रक द्वारा ही प्रागनलिका का निर्माण किया जाता है। ऐसे लिख लेना आगे, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं ना ये डिटेल लिख लेना आगे थोड़ी सी। अब है जनन कोशिका, ऐसे लिखना, जनन कोशिका छोटी सघन जीवद्रव्य युक्त और इसका जो केंद्रक है वो लेंस के आकार का होता है जो बाद में परिपक्व होने पर गोलाकार हो जाता है। आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका से कम पाई जाती है, या ऐसे लिख देना कि जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका से कम पाई जाती है और डीएनए की जो मात्रा है वो दोनों में समान पाई जाती है। ये दोनों के बारे में आ गया। अब आगे देख लेते हैं कि नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। हम संरचना और विकास में देख रहे हैं कि नर युग्मक कैसे बने। तो देखिए शुरू से आपको फिर से हल्का सा बता दें कि दो कोशिकाएं बनी थी बेटा, एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। एक ही पराग कण के अंदर दो कोशिकाएं बन रही हैं। अब अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व हो गया परागकण, और मैंने आपको बताया था कि अंकुरित वो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया कि बाहर वाला खोल तो खुरदरा और छिद्रयुक्त होता है और अंदर का जो चोल होता है वो बिल्कुल छिद्रहीन होता है, कोमल और पतला होता है। तो अंदर का ये जो चोल आपको यहाँ पे चित्र में लाल रंग का नजर आ रहा है ना, ये ही वृद्धि करके उन छिद्रों से बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण करता है, पराग नलिका का। यानी अंदर की जो भित्ति है वही वृद्धि करके बाहर निकल आती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र पर गिरे हुए जो परागकण हैं उनसे निकलती है और ये वर्तिकाग्र से अंदर जाते हुए फिर बीजांड और अंडाशय में पहुंच जाती है। आपको याद होगा मैंने थोड़ा सा ये 11वीं क्लास में भी बताया था। तो यहां पर जो विशेष बिंदु मैं आपको बता दूं, वैसे बता दूं कि कैसे नर युग्मकों का निर्माण होता है और किससे बनते हैं। जो जनन कोशिका थी, जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब कायिक कोशिका का केंद्र क्या करेगा भाई, जनन कोशिका के केंद्रक में तो विभाजन हुआ समसूत्री और दो नर युग्मक बन गए, आपको दिख रहे हैं दो नर युग्मक चित्र में। और जो कायिक कोशिका थी उसका जो केंद्रक है वही आगे आके पराग नलिका को वृद्धि करने के लिए आगे बढ़ावा देता है, प्रेरित करता है। तो ये पराग नलिका का निर्माण भी करता है और इसका मार्गदर्शन करता है। इसमें विशेष बिंदु हैं, वो क्या है, अधिकांश पादपों में यह प्रक्रिया पराग नलिका में होती है। कौन सी, नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया अधिकांश पादपों में पराग नलिका में ही होती है, परंतु कुछ पादपों में ये क्रिया परागण के बाद और अंकुरण से पहले पराग कण में ही हो जाती है। अब परागण क्या है, परागण तो वो है पराग कोश से पराग कण का निकलकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर गिरना, ये परागण है। गिरने के बाद और अंकुरण होना क्या है, पराग नलिका का निकलना, ये अंकुरण होना है। तो पराग नलिका के निकलने से पहले
और परागण के बाद यानी वर्तिकाग्र पर जो पड़ा हुआ परागकण है उसके अंदर ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को बना देती है और इसका उदाहरण है कुल्फा पादप। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा आगे वाली वीडियो में वो रहेगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास। आज के आपको मैंने जो नोट्स थे बहुत अच्छे तरीके से बता दिए और आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।